हेलो एवरीवन। मैं अरुण झा फिर एक बार आपके सामने नई बात लेकर हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू गेट के पैटर्न के बारे में। हमारा अब जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, जो आईआईटी बॉम्बे क्लियर करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चूँकि 2021 आईआईटी बॉम्बे का जो पैटर्न है, इसके अनुसार अब जितने भी गेट के एग्जाम्स होंगे उन सभी का यही पैटर्न होगा। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें किए जा रहे हैं। जो अभी तक 15 सालों से जो भी सिलेबस कंटेंट चल रहा था गेट का, ठीक है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। जो पेपर की स्ट्रेटेजी है, अभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे, अब उसमें एमएसक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करते थे और एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन अब इसमें आएंगे। तो हम लोग उसकी पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। और आज के वीडियो में 17 अगस्त 2020 को बना रहा हूँ। दोस्तों, आपके पास पूरा 5 महीने का टाइम है जिसमें आप अपने आपको बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस ऑफ गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे को लेके, जो कि हमारा अब फर्स्ट पेपर होगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको सिलेबस कंटेंट के बारे में बता दे रहा हूँ, कौन सी नई चीजें ऐड की गई हैं, कौन सी चीजें हटा दी गई हैं पेपर में से। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट संपूरक ब्रांच हैं, और इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें और अच्छे से पढ़ने होंगे ताकि हम एक बेहतर कट ऑफ एग्जाम में ला पाए। ठीक है, तो मुझे खैर मैंने 5 टाइम्स गेट दिया है और मैं 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो मुझे स्ट्रेटेजी पता है कि पेपर की अभी तक स्ट्रेटेजी क्या रही है और अब पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आप ध्यान से केयरफुली सुनिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आई होप आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कुछ आपके 4 से 5 सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल कॉमन होते हैं। जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसे हम लोग नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमएफटी, ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका एल्सेवर मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को नेटवर्क एनालिसिस, जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग बोलते हैं, वो हमें इसमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है, ये कवर करना है। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इसमें हमें नहीं पढ़ना है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जिसे एनालॉग सर्किट के नाम से भी इसमें दिया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें डिजिटल सर्किट के बारे में, फ्लिप फ्लॉप वगैरह, लैचेस, ये सारी पूरी अच्छे से जानकारी होना चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पेपर में आने वाली है इसके पेपर में, तो हम कंट्रोल सिस्टम, इसमें कंट्रोल सिस्टम ऐड किया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन आपका ये पेपर में आते ही था। इसी के साथ पावर सिस्टम है, इसी के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और मेजरमेंट है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सिग्नल सिस्टम भी इसके पेपर में है। सिग्नल सिस्टम और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारे ही सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल के पेपर में रखे गए हैं। वाई मीन्स हो गया यस, एन मीन्स हो गया नो। जहां वाई लिखा है वो आपको पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने होंगे। इसका मतलब आपने इसमें देखा कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं मिला इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम लोग ब्रैट, जीना डायोड, ट्रैपेट, एवलांचे डायोड, इन सब के बारे में पढ़ते। वो वाला पोर्शन इसमें नहीं पढ़ना बस आपको इलेक्ट्रिकल वाले में। और आपको ये पूरा सिलेबस कंटेंट कवर करना है अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपका बेसिक डिजिटल आएगा, बेसिक डिजिटल में आपका माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट भी आ जाता है, आपको बेसिक माइक्रो प्रोसेसर भी पूरा पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं, और इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं, पहले आप सिलेबस को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद में जो चेंजेस हुए हैं वो भी बता रहा हूं। ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। और इस बार से हम लोग 2 एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एग्जाम दे सकते हो, या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दे सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक या बीई किया है आपने तो आप इलेक्ट्रिकल से भी दे सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन भी दे सकते हो इसके साथ साथ। यानी कि आप 2 गेट के फॉर्म भर सकते हो इस बार से। बहुत बड़े चेंजेस हैं, तो वो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के वालों के लिए बात करता हूँ तो इसमें नेटवर्क एनालिसिस आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको पढ़ना है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यस आपको पढ़ना है, डिजिटल आपको पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन ये आपके पेपर में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है।
इसी प्रकार से पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी कंटेंट पे नहीं है, ये भी इसमें नहीं पढ़ना है जो गेट के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेजरमेंट की मैं बात करूं, मेजरमेंट भी इसमें नहीं पढ़ना है जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर आपको पढ़ना क्या है, आपको ईएमएफटी कवर करना है, कम्युनिकेशन सिग्नल, ये तीनों आपको कवर करना है। यस, यस एंड यस, ठीक है। तो ये आपको कवर नहीं करना है, ये 4 सब्जेक्ट बाकी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और इसमें जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है बहुत ही डीप आता है, टफ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही डीपली। आप जितने भी पुराने पेपर अभी तक हुए हैं 30 साल के, 2000 है ना, आप लगभग 1991 से लेके अभी तक के पूरे पेपर लगाए बहुत अच्छे से, तो आप लगभग ये पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। मैंने पूरे 30 साल के पेपर मेरे जितने भी हैं मैंने पूरे बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं, उनको देखा तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कैसे क्वेश्चन एडवांस बनते हैं और कितने क्वेश्चन में चेंजेस आए हुए हैं। क्वेश्चन का हर साल एक डेफिनेट ट्रांजिशन होता है, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें इस बार भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क पढ़ना है बहुत अच्छे से, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं पढ़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं पढ़ना, आपको एनालॉग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से निपटाना है। तो यहाँ पर मैं बाय लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इस बार से आपके एग्जाम में मशीन जोड़ दिया गया, जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में अभी तक कोई भी इसका क्वेश्चन नहीं आता था, सिलेबस कंटेंट में ये था ही नहीं, लेकिन इस बार ये जोड़ दिया गया। आपका इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम का बेसिक पार्ट इसमें जोड़ दिया गया। इलेक्ट्रिकल मशीन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पावर सिस्टम भी बेसिक पढ़ना है, इसमें हम टरबाइन वगैरह की बात करते हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जब ईएमएफटी का पार्ट कवर करते थे उसमें ट्रांसमिशन पढ़ते थे, रिले वगैरह, लेकिन इसमें रिले वगैरह थोड़ा ऐड हो गया है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर जो मेन पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, आपको ध्यान से उसे पढ़ना है, ठीक है, अगर एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है तो ये आपको ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से कवर करना है। इसको भी मैं यस लिख देता हूँ। अब मैं बात करूंगा इसमें मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट पढ़ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आपको नहीं पढ़ना, आपको इसमें मेजरमेंट कवर करना है। इसी के साथ साथ ईएमएफटी, कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम, ये तीनों ही इसमें। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इजी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एक टफेस्ट एक लेवल अपने आप में रखता है। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे मैं अगर बात करूं सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग पूरे फ्लो मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, फोर्स मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, ये सारा पढ़ते हैं, और सेंसर्स के बारे में हम लोग सारा पढ़ते हैं, ठीक है। और एक सेकेंडरी और है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका साधारणतः इससे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेजर वगैरह से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसमें आपको प्रिज्म से क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। एसी थोड़ा जो है खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था इसलिए बंद कर दिया, तो थोड़ा सा गर्मी लग रही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो मैंने हाल ही में आपको बताई, ठीक है। आई थिंक सभी को होपफुली क्लियर हुआ होगा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं जल्दी से। आई होप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा, ये सारा जो मैंने अभी तक आपको पूरा डिटेल में एक एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को समझें कि कैसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें डील करना है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको ये बता दिया, आप स्क्रीनशॉट अपने ले लिए होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी तक जो एग्जाम का पैटर्न था, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वैसे ही है। 65 आपके क्वेश्चन आना है, 65 मार्क्स के, सॉरी 65 आपकी क्वेश्चन आना है, जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल वैसे ही है। इसमें थोड़े से चेंजेस ये किए गए हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन जो है और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है ना। अभी तक जो फिक्स आते थे आपके 15 क्वेश्चन होते थे, जिसमें मैथ और एप्टीट्यूड फिक्स होती थी, और 50 क्वेश्चन आपके कोर टेक्निकल होते थे। अब इसमें 5 क्वेश्चन और चेंजेस कर दिए गए, यानी कि 45 आपके टेक्निकल होंगे, 20 क्वेश्चन का आपका जो पोर्शन है, यानी कि 20 जो क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड से होंगे, मैथ्स और एप्टीट्यूड, ठीक है। जबकि आपके जो 45 मार्क्स होंगे, 45 मार्क्स ये आपके कोर टेक्निकल से होंगे, ये आपका टेक्निकल होगा, कोर टेक्निकल। 45 मार्क्स नहीं, सॉरी 45 क्वेश्चंस, ठीक है।
तो ये जो आपको पता है पैटर्न क्या रहता है, कुछ 1 नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पैटर्न होगा। अभी तक जो क्वेश्चन का पैटर्न होता था वो एमसीक्यू बेस्ड होता था। एमसीक्यू बेस्ड में क्या होता था, आपके पास 4 ऑप्शन होते थे, ए, बी, सी या डी। इसमें से कोई एक सही होता था, आप बी सही कर दिए, आपने मान लीजिए बी सही कर दिया, तो अगर ये सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर ये गलत हो गया तो आपका 1/2 मार्क्स या 1/3 मार्क्स, जो भी हमारे एग्जाम का पैटर्न होता था, जैसे 1 नंबर का है तो 1/3 मार्क्स, 2 नंबर का है तो 2/3 मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाता था। अब इसमें होने क्या वाला है, ये पूरा फिनोमेना चेंज हो गया है। अगर आपका ये सही होता था तो 1 नंबर मिलता था, अगर 1 नंबर का है, और गलत होता था 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाता था। अब क्या पैटर्न होने वाला है, अब एमएसक्यू आ गया। एमएसक्यू क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में भी आपके 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही सही हो। इसमें आपके 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी, और चारों भी सही हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके बी और सी सही है, आपने बी और सी पर टिक लगा दिया और आपका बी और सी बिल्कुल सही आंसर है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर बी और सी ये सही नहीं है, लेकिन आपने बी और सी लगाया, जैसे बी अकेला सही था, सी अकेला सही नहीं था, डी नहीं था, ए नहीं था, बी अकेला था, लेकिन आपने बी और सी लगाया, तो आपका कोई भी मार्क्स माइनस नहीं होगा, कोई भी मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएगा, यहाँ पे 1/3 नहीं होगा। मान लीजिए बी और डी सही थे दोनों, लेकिन आपने सी लगाया, तो यहां पर भी आपको कोई मार्क्स नहीं जाने वाला। ए और बी सही थे, ये दोनों गलत थे, लेकिन आपने तो बी और सी लगाया, तो यहाँ पे भी कोई मार्क्स नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आपने बी और सी लगाया, लेकिन डी भी सही था, लेकिन डी आप नहीं लगा पाए, तो यहाँ पे भी कोई मार्क्स नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो पा रही। अगर आपके जैसे डी तक सही है और आपने बी और सी लगाया, अगर डी तक नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये है कि आपको वो नंबर नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे कुल मिलाने कुल मतलब इतना सा है कि कोई भी फर्जीफिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कोई भी बंदा तुक्का नहीं लगा पाएगा। जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज है वो गेट को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तरीके से डील कर लेगा एक एक क्वेश्चन को। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अ, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अ, पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अ, मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं, वो इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अ, पहला ऑप्शन हमने दे दिया, पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया, इज अ लीनियर, दूसरा, ठीक है, अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अ यूनिलेटरल, तीसरा यहां पर मैंने दे दिया एक्टिव, चौथा मैंने दे दिया नॉन लीनियर। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। ये एमएसक्यू से रिलेटेड हो गया। एमएसक्यू मींस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको कैसे नंबर मिलेगा, मान लीजिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और इस 1 नंबर के क्वेश्चन को हमको डील करना है। अब इसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू का क्वेश्चन। तो कांस्टेंट इसमें बोला है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, तो भैया कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को ही हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और आइडियल वोल्टेज सोर्स की आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप करंट को चेंज करेंगे तो वोल्टेज में भी नॉर्मली आपका क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि आप आइडियल की जब भी बात करते थे, ठीक है, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता था, आई करंट बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये लीनियर प्रॉपर्टी जो दे नहीं रहा, इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में ये गलत हो गया। अब ये आपको पता है यूनिलेटरल होता है एक्टिव सोर्स, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट करंट सोर्स, ये दोनों ही यूनिलेटरल होते हैं, तो ये आपका सही है। ये एक्टिव भी होता है, ये बिल्कुल सही है। जब लीनियर नहीं है तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, यानी कि बी सी डी, आपको तीनों पे क्लिक करना होंगे और तीनों पे क्लिक होगा। अगर आपने तीनों पे क्लिक नहीं किया, किसी बी पे क्लिक किया, बाकी पे क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ बी सी पे क्लिक किया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, बी सी डी पे क्लिक किया तभी नंबर मिलेगा। क्लियर? तो इस बात को आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमारा गेट का पैटर्न है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सभी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी इस चीज को केयर करें, इसको बहुत अच्छे से समझें। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें गेट के बारे में और भी डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पर एक बेसिक सी जानकारी मुझे देना थी आईआईटी बॉम्बे 2021 के बारे में। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।